हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में। तो जब हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं। रादर जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, उन कंपनीज के शेयर्स बाय या सेल करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस बात को अगर समझा जाए तो किस तरह की कंपनीज की हम बात करते हैं। यहाँ अगर हम चेक करें जो लिस्टेड जो टोटल म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, उनमें एसबीआई, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसी म्यूचुअल फंड, रिलायंस म्यूचुअल फंड जिसका नाम निप्पो एसेट मैनेजमेंट हो गया है अभी, एंड आदित्य बिरला, सन लाइफ, डीएसपी, कोटक एंड टाटा म्यूचुअल फंड्स, और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं इस तरह की। राइट, सो यहाँ पर जब हम ये सारी कंपनीज हैं, लेकिन इन सभी कंपनीज में सारी ही कंपनीज लिस्टेड नहीं हैं। इन सारी कंपनीज में से सिर्फ 3-4 कंपनीज ही लिस्टेड हैं। बाकी सारी कंपनीज या तो इनडायरेक्टली लिस्टेड हैं या लिस्टेड नहीं है। अब इनडायरेक्टली लिस्टेड कैसे हैं? जैसे अगर हम आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की बात करने लगे तो वो आईसीआईसीआई बैंक का पार्ट है। अब आईसीआईसीआई बैंक तो लिस्टेड है, लेकिन सेपरेटली आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड लिस्टेड नहीं है। सेम इसी तरीके से अगर हम कोटक की बात करने लगे तो कोटक बैंक लिस्टेड है और कोटक म्यूचुअल फंड कोटक बैंक का पार्ट है, लेकिन सेपरेटली लिस्टेड नहीं है। तो इस बात का आइडिया लगाना थोड़ा सा मुश्किल है अगर हम इंडिविजुअली देखें कि टोटल जो कंपनीज हैं म्यूचुअल फंड्स की, उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है। लेकिन हम इसका पता सीधा सीधा लगा सकते हैं किस तरीके से कि अगर हम यहाँ पर एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो एचडीएफसी एएमसी है, अगर हम उसकी बात करने लगे तो उसकी डिटेल हम देखते हैं कि इस कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है। सो एचडीएफसी एएमसी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 56,000 करोड़ है। ये बात आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये हम पूरी इंडस्ट्री की यहाँ पर एक स्टडी कर रहे हैं, और इसी तरीके से स्टडी करके हम अपने पोर्टफोलियो को 5 टाइम्स 6 टाइम्स वाली इन्वेस्टमेंट के लिए चूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें समझ में आना चाहिए कि कोई इंडस्ट्री और उसके मार्केट लीडिंग कंपनीज क्यों आगे बढ़ेंगी। तो यहाँ पर 56,000 करोड़ रुपीस की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब एचडीएफसी एएमसी की जब मार्केट कैपिटलाइजेशन 56,000 करोड़ है, इसका मार्केट शेयर कितना है? यानी कि टोटल जितनी बड़ी ये इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में एचडीएफसी एएमसी का कितना हिस्सा है आज की डेट में। तो इस बात को जब हम चेक करते हैं तो एचडीएफसी एएमसी का जो मार्केट शेयर है वो ऑलमोस्ट 10.8% है, क्योंकि इनके अंडर में जो एसेट हैं, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट हैं, वो मार्च 2022 का ये डेटा दिखाया है, दैट इज 4.3 लाख करोड़। अब ये 4.3 लाख करोड़ से पिछले एक साल में ये थोड़ा सा इंक्रीज भी हुआ होगा। आज की डेट में जो टोटल अंडर एसेट मैनेजमेंट है, टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है, अगर हम यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया वेबसाइट पर जाकर देखें तो यहाँ पता चलता है अगस्त 2023, यानी कि 1 मंथ पुरानी ही है बस ये, और ये जो टोटल साइज है दैट इज 46 लाख करोड़। अब 46 लाख करोड़ का मतलब ये है कि टोटल 46 लाख करोड़ है, और एचडीएफसी एएमसी के पास यहाँ पर 10% हिस्सेदारी है, तो उसके पास ऑलमोस्ट 4,60,000 करोड़ के आसपास की एसेट अंडर मैनेजमेंट है। नाउ अब इसको फर्दर डिटेल में समझते हैं कि इंडिया का साइज हमने देख लिया 46 लाख करोड़। अब 46 लाख करोड़ इंडियन रुपीज है। अगर इस इंडियन रुपीज को हम यहाँ पर कन्वर्ट करने लगे यूएस डॉलर में, तो 46 लाख करोड़ रुपीस का मतलब होता है ऑलमोस्ट 600 बिलियन डॉलर। अब 600 बिलियन डॉलर को हम हाफ ट्रिलियन डॉलर भी कहते हैं, क्योंकि 1 ट्रिलियन डॉलर में 1000 बिलियंस होते हैं, और उसके अगर हम 500-600 बिलियन डॉलर की बात करें तो हाफ के आसपास ट्रिलियन डॉलर ही आता है। ये टोटल इंडिया की इंडस्ट्री का साइज है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। यानी कि जितना भी इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का है, टोटल लिस्टेड अनलिस्टेड सारा मिलाकर वो सिर्फ और सिर्फ 500-600 बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री है एयूएम के हिसाब से। अब एयूएम का मतलब क्या है कि जितना पैसा ये मैनेज कर रहे हैं। अब इनकी अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने लगे इन सारी कंपनीज की, तो एचडीएफसी एएमसी की मार्केट कैपिटलाइजेशन जब 56,000 करोड़ रुपीस है और इसका 1/10 हिस्सा है टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो यानी कि टोटल जो टोटल इंडस्ट्री है उसकी मींस लिस्टेड और अनलिस्टेड टोटल मिलाकर वो हमारा इसका 10 टाइम्स बैठता है, यानी कि 5 लाख करोड़ के आसपास की टोटल इंडस्ट्री है। दैट्स इट, 5,60,000 करोड़ के आसपास की, उससे ज्यादा नहीं है। नाउ अब हम वर्ल्ड के कंपैरिजन में कितने बड़े हैं, एक बार ये चीज चेक करते हैं। तो वर्ल्ड में जब हम चेक करते हैं कि लार्जेस्ट फंड हाउसेस कौन से हैं वर्ल्ड के,
तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो ब्लैक रॉक है दैट इज नंबर 1, उसके बाद में वैनगार्ड नंबर 2 पर आता है, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर नंबर 3 पर, और यूबीएस एक्चुअल में यूएस का नहीं है, दैट इज ऑफ स्विट्जरलैंड। अब जब ब्लैक रॉक यहाँ पर सबसे बड़ा है, फर्दर जब हम डिटेल में जाते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन ब्लैक रॉक की कितनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन ब्लैक रॉक की $96 बिलियन है आज की डेट में। 96 मींस ऑलमोस्ट $100 बिलियन। $100 बिलियन का मतलब है 8 लाख करोड़ रुपीस। एक कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? सिर्फ एक कंपनी की 8 लाख करोड़ रुपीस, और वहां पर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत सारे रीजंस हैं उस चीज के। डिविडेंड भी अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और इनको बहुत ज्यादा एग्रेसिव वे में इसलिए नहीं देखा जाता। मार्केट कैपिटलाइजेशन एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। क्यों? क्योंकि सैचुरेशन है कहीं ना कहीं, और उस सैचुरेशन को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के लिए अभी ब्लैक रॉक ने जियो फाइनेंशियल्स के साथ एक यहाँ पर करार भी किया है, आपस में जॉइंट वेंचर किया है कि जो जियो फाइनेंशियल यहाँ पर म्यूचुअल फंड एएमसी कंपनी जो यहाँ पर बिजनेस लेकर आएगा, जो म्यूचुअल फंड्स लॉन्च करेगा, उसको मैनेज ब्लैक रॉक करेगा। एनीवेज, जो ब्लैक रॉक की मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो ऑलमोस्ट $100 बिलियन है, और इंडिया की सारी जितनी कंपनीज हैं अगर उसका पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन माना जाए, लिस्टेड अनलिस्टेड सारा मिलाकर, तो वो आता है करीब करीब $50 बिलियन या $60 बिलियन, क्योंकि 5 लाख करोड़ का मतलब है $60 बिलियन के आसपास की ये टोटल कैपिटलाइजेशन होना। यानी कि इंडिया की पूरी इंडस्ट्री जो यूएस की एक कंपनी है उसके हाफ के इक्वल है आज की डेट में। अब उनकी एसेट अंडर मैनेजमेंट कितनी है वो हम देखते हैं। अमेरिका में जो टोटल इंडस्ट्री है वो $108 ट्रिलियन की है। टोटल इंडस्ट्री कितनी है? $108 ट्रिलियन। लेकिन इस $108 ट्रिलियन में यहां पर म्यूचुअल फंड भी है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स भी है, और बाकी चीजें भी आ जाती हैं। तो टोटल सीधा सीधा हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। इंडिया का कितना साइज था म्यूचुअल फंड का? 46 लाख करोड़ रुपीस, यानी कि $600 बिलियन। और इसको जब हम फर्दर डिवाइड करके देखते हैं तो यूएस का जो म्यूचुअल फंड है, यूएस के म्यूचुअल फंड की टोटल वर्थ है $27 ट्रिलियन यूएस म्यूचुअल फंड का, और ये 2021 का है। अभी बढ़ गया होगा क्योंकि स्टॉक मार्केट काफी ऊपर आ गई है, और 21 के लेवल से तो काफी ऊपर आई है, क्योंकि 2020 में बहुत ज्यादा नीचे चली गई थी सभी कुछ। तो ये $40 ट्रिलियन के आसपास माना जाएगा, $35 ट्रिलियन के आसपास भी अगर माना जाए। और इंडिया का जो म्यूचुअल फंड है वो सिर्फ $600 बिलियन है, और वहां का $36 ट्रिलियन है। तो यानी कि अमेरिका का म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस है ओवरऑल वो 60 गुना है इंडिया के कंपैरिजन में, दैट इज 60 टाइम्स। जो मैं नंबर्स आपको बोल रहा हूं ना, सी आई एम नॉट वेरी गुड इन मेकिंग स्लाइड्स, प्रेजेंटेशंस, वो सब चीजें, क्योंकि मैं पहले से तैयारी करके कुछ नहीं बनाता। मैं ऑन द स्पॉट जो मेरा नॉलेज है वहां ऊपर विंडोज ओपन करता हूँ, मीन्स वेबसाइट्स की सर्च करके और वीडियो बनानी शुरू कर देता हूँ। मैं एडिटिंग वगैरह ये सब चीजें नहीं जानता, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव आपको सिखाना है, और कोई किसी कॉर्पोरेट की प्रेजेंटेशन देकर वहां नंबर बनाना नहीं है। तो जो मैं नंबर्स बोल रहा हूं उनको आप लिख सकते हो, वीडियो को दोबारा देख सकते हो, पॉज कर सकते हो, अपनी नोटपैड में लिखकर कैलकुलेशन कर सकते हो। तो थोड़ा सा आप होमवर्क कर सकते हो उस चीज को लेकर। सो वर्ल्ड का जो टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो $36 बिलियन के आसपास है। अब ये 28 के बदले 27 के बदले मैं यहाँ पर 36 क्यों बोल रहा हूँ? तो इसके लिए आप क्या करो, आप नेस्डेक का एक बार लेवल देखो कि नेस्डेक कहां से कहां पहुंचा है, अगर हम इंडेक्स की बात करें 2021 के कंपैरिजन में। जो ये 2020 के बाद 2021 के आसपास, यानी कि उससे ऊपर ही गया है, तो यहाँ 13,000 से 14,000 रैली ऑलरेडी ले चुका था। तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि ये 27 के बदले 36 नहीं गया होगा, 30 के आसपास ही रहा होगा। 30 भी अगर रहता है, और इंडिया का साइज $500 ट्रिलियन है यहाँ पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, तो अमेरिका का जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो 50 टाइम्स है इंडिया के कंपैरिजन में। अब 50 टाइम्स विवेक भाई, वो कंट्री भी तो बड़ी है।
ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कंट्री बड़ी है, लेकिन हम भी उसी रास्ते की तरफ हैं। आई एम नॉट सेइंग कि अगले 10 साल में हम अमेरिका जितने हो जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट 30-35 ईयर्स में हम उतने ही बड़े होने वाले हैं। आप ये जीडीपी की सिंपल कैलकुलेशन भी करके देखोगे तो आपको सारा आइडिया लग जाएगा। और आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स या फिर वर्ल्ड बैंक या जो बड़े बड़े यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हैं जो एस्टिमेशंस देते हैं, आप उनको भी सर्च करोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हम बहुत ही जल्दी मीन्स अगले 30-35 ईयर्स में जो साइज अभी यूएस का है हम वहां तक पहुंचने वाले हैं। अब यहाँ एक बात ये पता चलती है कि जब इंडिया का साइज अभी सिर्फ 2% है अमेरिका के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साइज के कंपैरिजन में, तो यहाँ से 50 टाइम्स ग्रो करने का स्कोप है। यानी कि ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसका सेचुरेशन अभी जल्दी ही हो जाएगा। और जब कोई पूरी की पूरी इंडस्ट्री के पास 50 टाइम्स ग्रो करने का स्कोप हो, तो वो एक मीन्स वो एक पेनी स्टॉक की तरह से है। और वो पेनी स्टॉक इस सिचुएशन में है दैट हम इसको गारंटी वर्ड भी यूज कर सकते हैं, दैट दिस पेनी स्टॉक इज गारंटीड टू ग्रो, टू बिकम बिगर। और यहाँ पर जब ये चीजें बड़ी होंगी तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वही इन सब चीजों का फायदा उठाएंगी। अब आज की डेट में जो कंपनीज हैं वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं? सिर्फ 4 कंपनीज लिस्टेड हैं। नंबर 1 एचडीएफसी एएमसी, नंबर 2 निप्पो एसेट मैनेजमेंट जिसको नैम इंडिया कहते हैं, नंबर 3 आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी और नंबर 4 यूटीआई एएमसी। ये 4 कंपनीज लिस्टेड हैं। इससे अलग आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, ये आईसीआईसीआई बैंक का पार्ट है। कोटक म्यूचुअल फंड ये कोटक बैंक का पार्ट है। हो सकता है आने वाले टाइम में डीमर्ज हो जाए। डीमर्ज भी होंगी तो ऐसा नहीं है अलग से वैल्यू आ जाएगी, उतना ही हिस्सा एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक से कट हो जाएगा। उसके साथ में जो न्यू कंपनीज आ रही हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में वो है जीरोधा। जीरोधा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स लेकर आ रहे हैं। और जो जियो फाइनेंशियल है वो ब्लैक रॉक के साथ जॉइंट वेंचर करके आ रहे हैं। और बजाज फिनसर्व उनको भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड एएमसी का लाइसेंस मिल गया है। सो ये 3 बड़े प्लेयर आ रहे हैं। लेकिन जब बात होती है कि ये 3 बड़े प्लेयर आएंगे तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन होगा। ये कंपटीशन डिस्काउंट पर चीजें बेचने का कंपटीशन नहीं होगा। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं कर पाएगा कि एचडीएफसी एएमसी इज गिविंग 12% रिटर्न एंड यहाँ पर ब्लैक रॉक आकर कहीं से भी 30% रिटर्न दे देगा और एचडीएफसी एएमसी का सारा पैसा निकलकर ब्लैक रॉक में चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सारी ही कंपनीज मेजोरिटी जो बल्क ऑफ द अमाउंट है इनके पास मैनेज करने के लिए वो बड़ी बड़ी कंपनीज में ही लगने वाला है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और टीसीएस, इन्फोसिस या फिर एशियन पेंट और इसी तरह की बड़ी कंपनीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर एटसेट्रा। और अगर वो कंपनी ग्रो करती है, एचडीएफसी बैंक ग्रो करता है, तो वो सेम ही रिटर्न जियो फाइनेंशियल को देगा, सेम ही रिटर्न एचडीएफसी को देगा, सेम ही निप्पो एसेट मैनेजमेंट को देगा। तो यहाँ पर कंपटीशन कुछ खास नहीं है। ऐसा भी नहीं कर सकते कि जियो फाइनेंशियल यहाँ पर फ्री में एसेट मैनेज करे, यहाँ पर मैनेजमेंट फीस ना रखे, एक्सपेंस रेशियो ना रखे। तो सबको अपना अपना हिस्सा मिलेगा। जो जितना ज्यादा यहाँ पर यूजर के लिए इन्वेस्ट करना अपने पोर्टल पर इजी बनाएगा, या जो जितने ज्यादा यहाँ पर अपने एजेंट्स बनाएगा, जो जितनी ज्यादा ऑनलाइन यहाँ पर एडवर्टीजमेंट करेगा, उसको उतना हिस्सा मिलेगा। अब क्योंकि सभी कर रहे हैं यहाँ पर, और जब कोई इन्वेस्ट भी करता है तो जनरली यही सजेस्ट किया जाता है कि एचडीएफसी में 5,000 की एसआईपी कर लो, आईसीआईसीआई में 5,000 की कर लो, कोटक में कर लो, जियो में कर लो। अब 2-3 नाम और ऐड हो जाएंगे, उससे ज्यादा यहाँ पर ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो कर जाएगी। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अगले 10, 20, 30 ईयर्स तक कंसिस्टेंटली ग्रो करती रहेगी। अब जो ये 4 कंपनीज लिस्टेड हैं, इनकी आज की डेट में सिनेरियो क्या है? अगर एचडीएफसी एएमसी की हम बात करने लगे, इनके P&L स्टेटमेंट पर जाने लगे, तो 10 साल लास्ट 10 ईयर्स में लगातार ग्रो किया है नो डाउट। और जो लेटेस्ट 12 मंथ्स का नेट प्रॉफिट है दैट इज द हाईएस्ट एवर 1500 करोड़, 1587 करोड़ हाईएस्ट एवर है। उसके साथ में जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट है दैट इज आल्सो हाईएस्ट एवर। साथ में हम यहाँ पर निप्पो एसेट मैनेजमेंट की बात करते हैं कि उनका यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लेटेस्ट 12 मंथ्स का हाईएस्ट एवर है क्या? दैट इज हाईएस्ट एवर। और लास्ट क्वार्टर का हाईएस्ट एवर है क्या? वो भी हाईएस्ट एवर है। तो ये भी हाईएस्ट एवर हो गया। हम यहाँ पर यूटीआई एएमसी की बात करते हैं, इसमें भी अगर हम 12 मंथ्स का देखने लगे 583 करोड़, ये भी हाईएस्ट एवर है। और अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने लगे 234, तो ये भी हाईएस्ट एवर है। साथ में हम एबी आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, उसकी भी बात कर लेते हैं, जो 4th लिस्टेड कंपनी है। तो उसका भी हाईएस्ट एवर है लास्ट 12 मंथ्स का। और लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स भी इसका सिर्फ एक क्वार्टर का इससे ज्यादा आया था, सितंबर 2020 का। और लेकिन
अभी 2023 का उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन अमंग द हाईएस्ट है। तो जब ये सारी ही कंपनीज यहां पर हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस में हैं, लेकिन स्टॉक प्राइस हाईएस्ट एवर नहीं है। अब यहाँ पर स्टॉक प्राइस क्या कहते हैं, यहाँ जब हम HDFC AMC की बात करते हैं तो टॉप से काफी नीचे चल रहा है। इसका हाईएस्ट एवर था 3843। करंट प्राइस से अगर हम हाईएस्ट एवर तक की बात करने लगे, देन यहाँ पर 44% का अपसाइड है। साथ में इट इज मेकिंग टेक्निकल चार्ट पैटर्न ऑल्सो। यहाँ पर कप विद हैंडल पैटर्न है और उसका जो टेक्निकल टारगेट हमारा सबसे नीचे से लेकर, और टेक्निकल टारगेट हमारा जो निकल कर आता है, मैं यहाँ पर मार्क करके आपको बताता हूँ। यहाँ मैंने इसको पिक किया और इसको मार्क किया, तो ये जो टोटल परसेंटेज गेन निकल कर आएगा, ये अच्छा खासा गेन है। मैं दूसरे इससे चार्ट मीन्स डिफरेंट यहाँ पर मेजरमेंट के लिए पिक करता हूँ, और हमने इसको पिक किया और ऊपर जाकर जब इसको प्लॉट किया, सो अच्छा खासा यहाँ से टेक्निकल टारगेट है, और ये टेक्निकल टारगेट लाइफ टाइम हाई से कम है, यानी कि उसके अंडर में है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। सेम निप्पो एसेट मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, नैम इंडिया जिसको कहते हैं, हम स्टॉक्स में जाते हैं तो सीधा सीधा ये स्टॉक्स पर ले आएगा, और यहाँ पर भी एक सेम ही पैटर्न बनता हुआ नजर आता है। अगर हम लाइफ टाइम हाई की बात करने लगे तो लाइफ टाइम हाई इज 477, एंड करंट प्राइस से लेकर लाइफ टाइम हाई तक का जो स्कोप है दैट इज 42%, एंड इसने भी सेम इसी तरीके से यहाँ पर कप विद हैंडल पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया और ऊपर ही यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो HDFC AMC और निप्पो एसेट मैनेजमेंट, ये दोनों ही एग्जैक्टली सेम पैटर्न बना रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कप विद हैंडल पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट दिया और ऊपर ही कंसोलिडेट करके ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर थर्ड कंपनी की हम बात करते हैं, UTI AMC, और UTI AMC भी लाइफ टाइम हाई से काफी नीचे है। लाइफ टाइम हाई तक अगर पहुंचते हुए हम बात करने लगे तो यहाँ पर 54% का यहाँ पर पोटेंशियल गेन नजर आता है, बाकी में 44% के आसपास है। एंड थर्ड यहाँ पर आदित्य बिरला सन लाइफ AMC की अगर हम बात करने लगे तो वो भी यहाँ पर लाइफ टाइम हाई तक अगर पहुंचने लगे तो 64% के आसपास का स्कोप है। तो ये सारी ही कंपनीज यहाँ पर लाइफ टाइम हाई तक तो मीन्स जो डेटा है यहाँ पर जितना स्कोप है ग्रोथ का और जो हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स हैं, मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर 2 ईयर से कंसोलिडेशन में है, हाईएस्ट एवर SIP इनफ्लो है, हाईएस्ट एवर यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो उन सब चीजों के हिसाब से यही तो चीजें आगे लेकर जाती हैं। नेट प्रॉफिट यहाँ से कंपनीज के बढ़ते रहेंगे और फिर स्टॉक प्राइस उनको फॉलो करेंगे। अभी तो लाइफ टाइम हाई तक भी नहीं गए। लाइफ टाइम हाई तक जाने में ही इन 4 कंपनीज में अगर बुके बनाकर हम अगर पैसे लगाएं तो 50% का ऑन एन एवरेज स्कोप है। अब ये 50% पैसा आने में कितना टाइम लगेगा? मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 1 ईयर मैक्सिमम मानकर मैं चलता हूं, लेकिन मैं कहता हूं 2 ईयर्स भी लगे तो भी 25% का एवरेज आता है। और म्यूचुअल फंड अगर इन्हीं कंपनीज के म्यूचुअल फंड में लगाएं तो 25% रिटर्न आने का मीन्स 1 साल का रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां पर अगर 1 साल में सारे टारगेट अचीव होते हैं तो 50% का भी आता है। तो ये ऐसा ही है जैसे अब से 2 इयर्स पहले जब मैं बात करता था, जब PSU बैंक्स की बात करते थे कि PSU बैंक्स में यहाँ पर FD करने के बदले उस FD उस अमाउंट के अगर PSU बैंक्स के शेयर्स परचेज कर लिए जाएं तो ज्यादा अच्छे गेन आएंगे, और वैसे ही चीजें पैन आउट हुई। और सेम ही चीज यहाँ पर है कि अगर म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगा हुआ है उसी पैसे को म्यूचुअल फंड के बदले उन्हीं कंपनीज के शेयर्स परचेज करने में लगा दिए जाएं तो शायद यहाँ पर गेन्स थोड़े से अच्छे होंगे। और हम जब बात करते हैं सोच समझ के यहाँ पर सारी चीजों को एनालाइज करने का, तो ये चीजें हमेशा से मीन्स समझदारी तो इसी में है कि हम बिजनेस समझें, फाइनेंशियल समझें, टेक्निकल समझें और सोच समझकर पैसा लगाएं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। मुझे अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आती है, क्योंकि मेरा जो सिखाने का मन है आपको वो इसलिए है कि हम सब एक बेहतर इन्वेस्टर बन सकें, एक अच्छे डिलीवरी बेस्ड नॉन मार्जिन और अपने पैसे को यूज करके बिना लोन लिए उस पैसे को ट्रेड करने में लगाकर एक अच्छा CAGR निकाल सकें, जिससे हम सब अपनी फैमिली को यहाँ पर अच्छा बना सकें, अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन करा सकें, आगे चल के अपने लिए अच्छा घर बना सकें और अपने रिटायरमेंट के लिए अच्छा पैसा भी जोड़ सकें, और साथ में अपने एक्सपीरियंस को बाकी लोगों के साथ में शेयर करके उनको भी शिक्षित कर सकें, उनको भी यहाँ पर गैम्बलिंग से बचाकर एक अच्छा इन्वेस्टर बना सकें जो बिजनेस के रूप में होना चाहिए। आपका काम यहाँ पर दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कराना है, लाइक भी करना है। यहाँ पर कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।